રાજ્યગુરુ અમદાવાદની જીવાદોરી સમાન ગણાતી સાબરમતી નદી પણ હવે કોરોનાગ્રસ્ત થઈ ગઈ છે. આ અમે નહીં પણ એક રિપોર્ટ કહી રહ્યો છે. આઈઆઈટી ગાંધીનગર સહિત દેશની 8 સંસ્થાએ ગત વર્ષે વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટમાંથી લેવાયેલા સેમ્પલની તપાસ કરવામાં આવી હતી. આ સેમ્પલમાં કોરોના વાયરસ મળી આવ્યો છે. સાબરમતી નદી ઉપરાંત કાંકરિયા અને ચંડોળાના પાણીમાંથી લેવાયેલા સેમ્પલમાં કોરોના મળી આવ્યો છે. આ અધ્યયન બાદ પ્રાકૃતિક જળ સ્ત્રોત અંગે પણ તપાસ કરીને ફરીથી અધ્યયન શરૂ કરવામાં આવ્યું. અમદાવાદમાં સૌથી વધુ વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ છે. પાણીમાંથી કોરોના મળતા સ્પષ્ટ થાય છે કે વાયરસ પ્રાકૃતિક જળમાં પણ જીવિત રહી શકે છે. માટે દેશના તમામ પ્રાકૃતિક જળ સ્ત્રોતની તપાસ કરવી જોઈએ. ગાંધીનગર સહિત 8 સંસ્થાએ આ સર્વે કર્યો છે. પાણીમાં વાયરસ કેટલા સમય જીવતો રહેશે તે અંગે હવે સંશોધન કરવામાં આવશે. એટલે પાણીમાં વાયરસ મળે છે વાત સાબિત થઈ, પરંતુ કેટલા સમય સુધી જીવિત રહી શકે, એની અસર શું થઈ શકે એનું પણ અધ્યયન થશે. तो आईआईटी प्रोफेसर मनीष कुमार अपने साथ लाइव जुड़ाए थे. मनीष जी, स्वागत है सबसे पहले तो हमारी चैनल पे. सर, ये जो स्टडी किया गया है, जो सैंपल स्टडी किए गए हैं, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कैसे कैसे आपको स्टडीज में रिजल्ट मिले हैं और किन किन जगह का आपने सैंपल लेके स्टडी किया है आईआईटी गांधीनगर में. देखिए कि हमने पिछले साल सबसे पहले भारत में ये पता लगाया कि वेस्ट वाटर में सार्स-कोव-2 के जीन्स का पता लगाया जा सकता है. ऐसा प्रोटोकॉल एस्टेब्लिश किया और फिर उसका बहुत सारा फायदा मिला कि हमने ये बताया कि दो सप्ताह तक का हेड्स ऑन मिल जाता है, आपको तैयारी का मौका मिल जाता है, क्योंकि द सिम्टम्स बाद में आते हैं और पहले जो इन्फेक्शन किया हुआ व्यक्ति होता है वो एक्सक्रीट करना शुरू कर देता है वायरस. तो इसलिए हमने ये पता लगा के पिछले बार कर दिया था. तो एक्चुअली ये सफर है, जिस सफर में सबसे पहले हमने ये किया कि हम कैसे पता लगाएंगे, फिर हमने ये पता लगाया कि पता लगा के क्या फायदा है. और तो पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था कि लोगों को लगा कि वेस्ट वाटर में वायरस आ जाएगा तो उससे बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, जबकि उससे समस्या नहीं होके उससे फायदा ही हुआ. और उससे ये हुआ कि हम पहले दिवाली का भी पीक पता चला उससे, और सेकेंड वेव का भी पीक 2 सप्ताह पहले इस वेस्ट वाटर में पता चल जाता है. उसके 2 कारण हैं. एक तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट, आपको पता है कि 50% से ज्यादा, लगभग 50% तक जो कोविड-19 पेशेंट होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, और जिनको क्लिनिकल सिम्टम डेवलप भी होता है वो 10वें दिन 12वें दिन जाके होता है, लेकिन उनका जैसे ही इन्फेक्शन होता है वो एक्सक्रीशन शुरू कर देता है. तो वेस्ट वाटर में कोरोना वायरस के जीन अचानक पहले से रिफ्लेक्ट होना शुरू कर देते हैं. फिर हमने शुरू में देखा कि सिर्फ एफ्लुएंट वाटर, वेस्ट वाटर जो होता था, अमूमन जो यहाँ से जो हॉस्पिटल वेस्ट आता था तो वहां पे वायरस का डिटेक्शन संभव हो सका, लेकिन ट्रीटेड वाटर में हम डिटेक्ट नहीं कर पाते थे. लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि 3-4 महीने के बाद ट्रीटेड वाटर में भी जीन डिटेक्ट होने शुरू हो गए. तो हमें लगा कि अगर ट्रीटमेंट से रिमूव नहीं हो रहा है तो अल्टीमेटली ये पानी तो नदी तालाब में जाएगा ही जाएगा. लेकिन नदी तालाब में क्या होता है कि पानी इतना रहता है कि वो डाइल्यूट हो जाता है. आप उसको आरटीपीसीआर वगैरह से वो डिटेक्शन के बिलो डिटेक्शन लिमिट चला जाता है. तो हमने फिर भी जांच जारी रखा और सितंबर से लेके दिसंबर तक का ये डाटा अभी हमने इस पेपर में डाला है, और हर सप्ताह सैंपल लेते थे. इसका मतलब एक महीने में 4 बार, तो 4 महीने में 16 बार सैंपल लिया. साबरमती रिवर से, कंकरिया लेक से, चंदोला लेक से, बस्तरापुर लेक से. और उसमें साबरमती रिवर में 16 सैंपल में से 5 दफा ऐसा हुआ कि तीनों जीन मिले. तो ये मोटा मोटी रिजल्ट्स जो है वो सामने आए हैं. मनीष जी, जो आप बता रहे हैं उससे ये सवाल भी होता है, क्योंकि जैसे आप स्टडी किया तो जैसे लोगों तक बात पहुंचेगी
तो एक दबाव यानी एक तनाव हो जाएगा लोगों में। क्या इससे कोई खतरा है या लोगों को क्या समझना चाहिए स्टडी से कि इससे कोई खतरा है, कोई सावचेती रखनी ज़रूरी है? क्योंकि जैसे आपने बताया कि कांकरिया हो, चंडोला हो, साबरमती नदी हो, सभी जगह से सैंपल आपने लिए, सभी जगह के सैंपल में से कोई न कोई जीन आपको रिपोर्ट में दिखाई दिए हैं। तो लोग जो हैं वो स्टडी को कैसे देखें, कैसे लें? हाँ, तो सबसे पहले धन्यवाद आपका कि आपका मुझे उद्देश्य ये लगता है कि इसके रिजल्ट्स का क्या अर्थ है वो जी जी बिल्कुल। जनता तक पहुंचाई जाए, ये बहुत ही अच्छी एग्जैक्टली। बात है। एक्चुअली देखिए, ये जो मेरा मेथड, ये जो हमारा मेथड है वो ये है कि इसमें हम पानी लेते हैं और पानी में से वायरस को अलग करते हैं पहले, और फिर वायरस को किल करते हैं आरएनए निकालने के लिए, और फिर आरएनए को निकाल के आरटीपीसीआर करते हैं। तो अगर पानी में जिंदा वायरस भी है तो उसको हम मार के ही पता लगा पाएंगे कि कौन कौन सा जीन उपलब्ध है। तो इसको हम एक डिस्ट्रक्टिव मेथड बोलते हैं। तो इसमें जिंदा वायरस को भी मार सकते हैं। तो हमारा ये जो डाटा है या जो रिजल्ट है उससे ये कहना कि इसमें जिंदा वायरस है जो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, वो अतिशयोक्ति होगी, ये बरबोलापन होगा। तो मेरा रिजल्ट से मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि बोलूं कि इसमें से कितना % वायरस जिंदा है। हालांकि ये बताया जाता है कि अधिकतर वायरस मरे ही होंगे, लेकिन कुछ % जिंदा रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, उस पर मैं क्योंकि मैं एक शोध करता हूं और मुझे शोध करके ही कुछ बोलना चाहिए, तो मैं ये बोलूंगा कि ये मरे हुए वायरस का और या मारे गए वायरस के जीन्स का मैंने पता लगाया है। और हमारा कहना यह है कि इसका अगर मान लीजिए 0.1%, 0.001% भी वायरस जिंदा है तो उसका क्या शाब्दिक अर्थ हो सकता है या उसका क्या मतलब हो सकता है इन गिवन सिचुएशन में, वो देखने की बात है। लेकिन तत्काल आम जनता को इससे डरने की जरूरत नहीं है। मुझे अनलेस अनटिल आप उसमें स्विमिंग करने ना जाइए तो इन्फेक्शन का खतरा बहुत कम है। और वेस्ट वाटर या वाटर से ट्रांसमिशन का भी अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हो पाया है किसी जर्नल में। आपने शुरुआत में ही लैंसेट जर्नल का जिक्र किया, लेकिन WHO ने बोला है कि वातावरण में भी जांच होना चाहिए। ह्यूमन का टेस्ट हो ही रहा है, लेकिन वातावरण में भी जांच होते रहना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली ये ऐसा पेंडेमिक है जो जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो हमें आंख कान को खोल के रखना होगा, हमें आसपास भी देखते रहना होगा कि कहाँ क्या किस तरह से उत्पन्न हो रहा है। मनीष जी, हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, जैसे बात करें पहली लहर की बात करें, पहले वेव की बात करें, तब ऐसी भी चर्चा हुई कि सरफेस से इंसान जो है वो संक्रमित हो सकता है। दूसरी वेव में भी बहुत सारी बातें हमने सुनी, बहुत सारे स्टडीज हमने देखे। अब ये हम स्टडी देख रहे हैं कि वेस्ट वाटर में भी ऐसे कोरोना या तो जिंदा या तो मरे हुए कोरोना वायरस के जीन मिल सकते हैं। आगे की स्टडी क्या करनी जरूरी है, और IIT और आप ऐसे शोधकर्ता आप क्या प्लान करें? क्या अब शोध होनी चाहिए, स्टडी होनी चाहिए, अध्ययन होना चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, क्योंकि हमें जब कुछ सोचने के लिए मिलता है तो अच्छा लगता है। तो ये इसमें यही हुआ कि देखिए, हर स्तर से हर तरह का वैज्ञानिक इसमें आके अपना भूमिका निभा रहा है। आपने सही उल्लेख किया कि पहले था कि ड्रॉपलेट के थ्रू ही ट्रांसमिशन होगा, फिर बाद में पता चला नहीं एरोसोल के थ्रू भी हो सकता है। तो कल को मान लीजिए कि अगर ये पता चले कि पानी के थ्रू भी संभावना था, तो उस परिप्रेक्ष्य में हमारा रिसर्च महत्वपूर्ण बन जाता है। कि जैसे यमुना नदी है, उससे दिल्ली में पानी सप्लाई होता है, या मतलब सिर्फ भारत ही क्या, भारत के बियॉन्ड भी बांग्लादेश, श्रीलंका, जहां नदियों पे हम बहुत सारा डिपेंडेंट है ड्रिंकिंग वाटर का नीड करना। तो उस तरीके से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम मॉनिटर करें। तो ये तो है ही। तो हमारा ये कहना है कि आगे का डायरेक्शन ये होना चाहिए कि या तो अगर हम मॉनिटरिंग करते रहेंगे और उस पर रिसर्च करना शुरू करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि आगे हम एक डेवलप कर पाए कि इससे ज्यादा अगर जीन कॉपीज पर लीटर आता है सरफेस वाटर में, that may be dangerous or that may be look that upon, और उसको हम सीरियसली देख सकते हैं। तो एक गाइडलाइन लेके आ सकते हैं। दूसरा ये है कि जनता को जागरूक कर सकते हैं कि वो अपना सॉलिड वेस्ट, वो अपना वो सबको ठीक से डिस्पोज करें।
तो ये कर सकते हैं। फिर तीसरा जो रिसर्च और होने की जरूरत है कि जैसा आपने जिस क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं कि कितना % इसमें जिंदा है, इसमें एक्चुअली कितना ट्रांसमिशन होने की संभावना है, ये सब इसमें और शोधकर्ताओं को साथ जुड़ने की जरूरत है या अपने अपने स्तर पे काम करने की जरूरत है। तो ये सब आगे के डायरेक्शंस हैं जिसके जो इसके रिसर्च को क्या डायरेक्शन देगा, तय करेगा। मनीष जी, एक जो चीज़ आपने आगे के जवाब में बताई कि अनटिल एंड अनलेस अगर आप ऐसे पानी में स्विमिंग करने नहीं जाते तब तक खतरा नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी स्टडीज भी बाकी हैं। तो इसी से मुझे एक सवाल आपसे जानना है कि स्विमिंग पूल का जो पानी है वो डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे अगर सैंपल लिया जाए, अथवा तो वहाँ पे अभी स्टडी हुआ नहीं हुआ क्लब के जो स्विमिंग पूल में पानी होता है, तो क्या इस चीज़ में सोचना चाहिए जो लोग स्विमिंग के लिए जा रहे हैं या तो स्विमिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब जैसे आपने बताया कि पानी में से ऐसी चीज़ें मिली है, अब वो अध्ययन करना बाकी है कि वो जिंदा है या मरे हुए वायरस है। तो ये सवाल भी होता है कि क्या स्विमिंग पूल का पानी सेफ है क्या? आपने सही सचमुच एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, लेकिन आपको आपकी जानकारी या मेरा जहां तक जानकारी है उससे ये पता चलता है कि मैं अभी तक पिछले फरवरी 2020 से मैं कहीं भी स्विमिंग पूल ऑपरेट होता हुआ नहीं देखा है। तो एक्चुअली इस पे ऑलमोस्ट एवरी पार्ट्स ऑफ द कंट्री बैन है। एक तरीके से मैंने चाहा कि आई शुड स्विम somewhere, but everywhere it has not yet open in my knowledge. But having said that, कि अगर कहीं खुला हो तो ऑफ कोर्स वी शुड नॉट यूज कॉमन बाथ फॉर श्योर, बिकॉज क्योंकि अभी अगर कोई पेशेंट या कोई इन्फेक्टेड पर्सन, एक बात आप हमें समझने की जरूरत है कि ये कोविड-19 पेंडेमिक क्यों बना। कोविड-19 पेंडेमिक इसलिए बना क्योंकि एक इन्फेक्टेड पर्सन को 10 दिनों तक पता ही नहीं होता है कि वो इन्फेक्टेड हो गए हैं, और इसलिए वो कैरियर का काम करते हैं, वो स्प्रेड करने का काम करते हैं, और इसलिए ये एक पेंडेमिक बन के उभरा। तो अगर एक कहीं भी सामूहिक ऐसा चीज है जैसे स्विमिंग पूल और ये सब, ये तो एकदम अवॉइड करना है, उसमें तो जाना ही जाना नहीं है। इसलिए आपके क्वेश्चन का सीधा जवाब होगा कि यस, वो स्विमिंग पूल खतरा क्रिएट कर सकता है, आपको बीमार कर सकता है, और उससे अलग रहें, उससे बचें। बिल्कुल मनीष जी, मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा था क्योंकि अब राज्य सरकार भी बहुत सारी बोल रहे हैं कि छूट-छाट दे रही है, तो शायद तक अगर इन फ्यूचर क्लब्स खुल जाएं तो ये बात मुझे लगता है कि जनता को ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर भी क्लब्स खुलते हैं तो स्विमिंग को अवॉइड करें। लेकिन आगे बढ़ते हुए मनीष जी, कि जैसे आप ऐसे रिसर्चर आप क्या मानते हैं कि अभी जो अध्ययन करना बाकी है, जो पानी में वायरस मिला है उस पे लेके क्या खतरा हो सकता है अगर जिंदा वायरस मिलता है, तो एज ए रिसर्चर आप क्या मानते हैं कि जो अगर रिसर्च आगे बढ़ता है, स्टडीज आगे बढ़ती हैं और कुछ डाउटफुल अगर मिलता है, तो ये देश की और राज्य की चिंता बढ़ा सकती है ये सब रिसर्च? आप एक आई मीन एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट लगते हैं मुझे। ये इसके दो आंसर है कि काश मैं देख पाता आपको, बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे दो डायरेक्शंस हैं इस क्वेश्चंस के, कि एक जो हमारा ये मेथड होता है उसमें हम आरटीपीसीआर करते हैं, और आरटीपीसीआर में क्या होता है कि ये मल्टीप्लाई करते हैं हम। मतलब मान लीजिए कि अगर सीटी वैल्यू 25 है तो 2 to the power 25 साइकिल में जाके ये जीन क्वांटिफाइबल होता है। तो इसका मतलब, और आपको पता है कि हम जब इन्फेक्टेड होते हैं तो सीटी वैल्यूज दिया जाता है हमें, और जितना कम सीटी वैल्यू होता है उतना ज्यादा इन्फेक्शन है। तो जो प्रोटोकॉल है हमारा, उससे वो एक ऐसा मेथड है जिसमें कि ये, क्योंकि हम उसको 30 टाइम्स इनरिच करते हैं पानी को, फिर फिल्टर करते हैं, फिर उसको एम्प्लीफाई करते हैं, तो उसका जो इन्फेक्शन है वो हमने पता लगाया था। एक पेपर भी लिखा है उसमें, नेचर पार्टनर जर्नल के क्लीन वाटर में हमने एक पेपर लिखा है कि सीलिंग रिस्क कितना है, और वो बहुत ही कम सामने आया। मतलब लॉग वैल्यूज में कि 0.0001% के आसपास और समथिंग।
तो रिस्क एज सच जो है अभी तक का जो है मेरा हम लोग का स्टडी है या और सब स्टडी है, उसमें लगता है कि पानी के थ्रू अभी भी वो थ्रेशोल्ड नहीं पहुंचा है। लेकिन जिस तरह के नंबर सामने आए हैं सेकेंड वेव में उसके बाद सिनेरियो क्या होता है, और जनरली क्या हो, एक और बात है कि कहते हैं कि डाइल्यूशन इज द सोल्यूशन ऑफ पोल्यूशन। तो अगर ये जींस हॉस्पिटल वेस्ट से पानी दूसरे में जाता है, फिर नदी में जाता है, तो इतना डाइल्यूट हो जाता है कि मे बी ये हमें इन्फेक्शन ना करे। लेकिन कहां जाके किस थ्रेशोल्ड वैल्यू पे ऐसा हो पाएगा, दैट इज द नेक्स्ट रिसर्च डायरेक्शंस, और वो करने की जरूरत है। तो मैंने ईमानदारी से बता दिया आपको कि अभी हमारा जो मेथड था वो उसके आधार पे वो बहुत ज्यादा एम्पलीफाई करके है, तो उसके आधार पे इन्फेक्शन को के बारे में कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी। और अगर जो हमने इन्फेक्शन कैलकुलेट भी किया है डोज रिस्पांस मॉडल पे, कि मान लिया कि आपने इतना ml पानी आपके अंदर चला गया, उसमें इतना वायरस था, तो कितना रिस्क हुआ, तो ये हमने कैलकुलेट किया, तो उसमें बहुत ही कम आया है, बहुत कम वैल्यू आया है, और जो कि एक तरीके से आप नेग्लिजिबल भी बोल सकते हैं। लेकिन एज सच अगर कंसंट्रेशन बढ़ता चला गया तो क्या होगा, इसके भी बारे में हमने आपका ये अपनी बात आपको ईमानदारी से रखी है। जहां तक सरकार की बात है, तो सरकार को देखिए, मैं ये मानता हूं कि बहुत सारा सामूहिक फैसिलिटी सरकार के बस में होती है, बिजली, सड़क, पानी, लेकिन आप कैसे बिहेव करेंगे, आप कैसे मास्क पहनेंगे, आप कहां जाएंगे, उस पे देयर इज वेरी टू लिटिल दैट गवर्नमेंट कैन डू। तो उस केस में लेकिन हमारा यह है कि गवर्नमेंट जरूर हमारे आप लोग के माध्यम से इस रिसर्च को नोट कर चुकी होगी, और ऑलरेडी गुजरात गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाया है कि इन्वायरमेंट को मॉनिटर करना है और ये सारा चीज। और हमेशा गुजरात एक अग्रणी राज्य रहा है इसमें एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल सेट करने में, और दूसरे राज्य आएंगे इसमें साथ होंगे और अपने अपने जगह पे मॉनिटरिंग शुरू करेंगे, ऐसा मेरा मानना है, और उतना करने से आगे का रास्ता खुलता जाएगा। बिल्कुल मनीष जी हमारे साथ जुड़े रहे, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। दर्शक મિત્રો એક બ્રેક માટે રોકાઈશું, બ્રેક બાદ મનીષ કુમાર સાથે આગળ ચર્ચા કરીએ। સ્વાગત છે આપણી સાથે આઈઆઈટીના પ્રોફેસર ભૂવૈજ્ઞાનિક મનીષ કુમાર આપણી સાથે જોડાયેલા છે। મનીષ जी, एक सवाल ये भी आपसे, ये सवाल तो है ही, साथों साथ एक अवेयरनेस के लिए भी ये सवाल है। आपको शायद पता ही होगा कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज देश की हैं जिसने ये बाबत सुवेज वाटर पे कोरोना वायरस है कि नहीं, या तो ड्रिंकिंग वाटर में, टैप वाटर में कोरोना वायरस है कि नहीं, इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। कुछ यूनिवर्सिटीज ने काम किया भी है। ये एक चर्चा 1-2 महीने पहले जब यहाँ पे कोरोना बढ़ रहा था, तो ये चर्चा यहाँ पे ये भी थी कि ड्रिंकिंग वाटर में से भी कोरोना क्या संक्रमित हो सकता है। एक ऐसा भी चर्चा थी कि एक ही बिल्डिंग में अगर एक ही वाटर पाइपलाइन है, एक बंदा संक्रमित है और वही वाटर यूज हो रहा है पूरे बिल्डिंग में, तो क्या ये चिंता का विषय है कि नहीं। और अब ये स्टडी सामने आ रही है कि यहाँ पे वाटर में, सुवेज वाटर में ये ऐसे प्रकार के कोरोना वायरस के अवशेष मिले हैं। आप क्या अवेयर करना चाहते हैं लोगों को, क्योंकि बहुत सारी अंधश्रद्धा और बहुत सारी बातें कोरोना से रिलेटेड 2 साल में हमने सुनी है, और लोग ये स्टडीज के देख के शायद डर भी जाएं और बहुत सारे सवाल भी पूछे। आप सिंपल मैसेज क्या देना चाहेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली देखिए, ये द कोविड-19 इतना बड़ा हाथी है कि अच्छे से अच्छे ज्ञानी अंधा जो है इसके एक ही भाग को एक्सप्लेन कर सकता है। आपने ये सुना ही होगा, ब्लाइंड डिस्क्राइबिंग द एलिफेंट। सो आई एम ऑल्सो ए काइंड ऑफ एक्सपर्ट इन वन फील्ड, दैट कि हम ये बता सकते हैं कि वेस्ट वाटर में कोविड-19 को के SARS-CoV-2 के जीन कैसे डिटेक्ट किए जा सकते हैं, उसका इम्प्लीकेशन क्या है, कैसे रिपोर्ट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है। लेकिन जहां तक तो ये सब हमने बताया, और आपने सही बोला है कि बहुत जगह, इवन बेंगलोर में उन्होंने सिटी बेसिस पे अब करना शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट सामने आ गई है, और चेन्नई से रिपोर्ट हुआ है स्टडी, जयपुर से हुआ है, तो उत्तराखंड से हुआ है। तो ये सब स्टडीज आई हैं वेस्ट वाटर सर्वेलेंस में। हम और अहमदाबाद और गांधीनगर, GBRC, GPCB ये तो लीड कर रही है अभी इसमें। लेकिन जहां तक ये जो ट्रांसमिशन का बात है कि पाइपलाइन से और वेस्ट वाटर से और ये सारा चीज से, वो थोड़ा मुझे लगता है कि सी इट इज लाइकली, द पॉइंट इज कि
हमने एक लिखा था कि जब तक कानून में होता है कि जब तक सिद्ध नहीं हुआ तब तक दोषी नहीं, लेकिन यहाँ पे ये है कि जब तक ये सिद्ध नहीं हो गया कि इस तरीके से नहीं होगा, तब तक उस तरीके को नलीफाई नहीं करना है, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो जब तक कोई स्टडी ऐसा ना हो कि जिसने उस पार्टिकुलर वेज को डिस्क्राइब करके देख लिया है कि नहीं होता है इन्फेक्शन, तब तक हमको यही मान के चलना होगा कि इस तरीके से संभव है। क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस में, पर्यावरण शास्त्र में और हेल्थ में बोलते हैं प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल होता है कि सावधानी इज मच बेटर देन सो प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के अंतर्गत हमें ये मान के चलना चाहिए कि अगर ये हाइपोथेसिस ट्रू है कि ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये तो हो गई कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसा होना चाहिए। लेकिन जहां तक मेरा व्यक्तिगत मानना है कि देखिए, अगर वो 6 गज की दूरी और मास्क का प्रॉपर वो, हाँ, सैनिटाइजर, आई थिंक दैट शुड बी इनफ। एंड ऑल्सो कि ये घर पे रहना, क्योंकि ये एरोसोल का और ये क्लोज्ड इन्वायरमेंट, एयर कंडीशनिंग बढ़ रहा है, तो पानी तो हवा जो है आगे सर्कुलेशन और वो सब उतना करना काफी है। हमें और ज्यादा खुद को भयभीत करने की जरूरत जब तक स्टडी नहीं हुआ है, जब तक स्टडी नहीं हुआ है तब तक हमको प्रिकॉशन के रूप में देखना चाहिए कि हो सकता है, ऐसा हुआ है ऐसा भी नहीं मानते, लेकिन हो सकता है। और मुझे लगता है जैसे आपने बात की कि बहुत सारी स्टडीज होनी चाहिए, आशा रखते हैं कि आईआईटी और बाकी विश्व की संस्थाएं इस पे स्टडी करें ताकि जो सत्य है, ताकि जो इंफॉर्मेशन है लोगों तक पहुंचे। मनीष जी, समय का अभाव है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो આઈઆઈટીના પ્રોફેસર મનીષ કુમાર આપણી સાથે જોડાયા હતા અને ઘણી બધી માહિતી તેમણે શેર કરી છે. અન્ય સમાચારો પર નજર કરીશું એક નાનકડા બ્રેક બાદ.